हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो विषय रहेगा वो शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं उससे रहेगा। तो हम इसको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि हम इस लेक्चर में क्या क्या समझने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं। शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, इनकी विस्तृत व्याख्या कीजिए एवं लाभों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक सामग्री का वर्गीकरण, मतलब ये जो शैक्षिक सामग्री है जो कि शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करती है, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री, ये तीन प्रकार के सामग्रियां, उपकरण होते हैं जो शिक्षण कार्य में शिक्षक जो है उपयोग में लेते हैं, जिससे कि एक बालक रुचि लेने लगता है अपने अधिगम कार्य में, सीखने में। सर्वप्रथम हम देखें ये श्रव्य दृश्य शब्द है क्या। श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब दिखाई देने वाला। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो उपकरण जो सुनाई दे और जो दिखाई दे, उनसे बात हो रही, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसे रेडियो है, वह उपकरण है, उससे हमें सुनाई देता है। और श्यामपट्ट या मानचित्र, ये ऐसे उपकरण हैं जिनसे हमें दिखाई देता है लेकिन सुनाई नहीं देता। और उसी प्रकार से श्रव्य दृश्य जो सामग्री होती है उसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। जैसे कि आपका टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया। इन्हीं उपकरणों को हमको पढ़ना है इस लेक्चर में। ये उपकरण जो है शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं ताकि उनके जो बालक हैं, जो उनके विद्यार्थी हैं, वो ठीक से अपना पाठ्य याद कर सकें या अपना अधिगम अच्छे तरीके से कर सकें, सीख सकें प्रभावी ढंग से। तो यहाँ पर तीन प्रकार के ये सामग्री हो गए और इन सामग्रियों से क्या लाभ है, इनका प्रयोग कैसे किया जाना है, कहाँ पर प्रयोग किया जाना है, इन सारी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये जो बीएड कोर्स कर रहे हैं उनके विषयों में ये पढ़ाया जाता है और परीक्षा में निश्चित ही इससे प्रश्न बनते हैं। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर वही बातें सारी लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि एक बालक किस तरीके से रुचि लेने लगता है अगर उन उपकरणों का, श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग अगर कोई शिक्षक करता है अपने शिक्षण कार्य के समय में, और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सरल तरीके से बालक वो सारी बातें सीख लेता है जिसको सिखाने में शिक्षक को बहुत ही समय, श्रम लगाना पड़ता है, अपनी मेहनत करनी पड़ती है। और कभी कभी तो वो बालक उस विषय वस्तु को समझ ही नहीं पाता। अब जैसे इसी में ये भी बताया गया है कि यदि कोई विकलांग व्यक्ति है या दृष्टिहीन व्यक्ति है, उसकी आंखें नहीं हैं, तो अगर रेडियो के समक्ष वो बैठाया जाएगा तो रेडियो से जो बातें उसको सुनाई जाएंगी वो कम से कम सीखेगा, तो सुन के सीखेगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कान से उसको सुनाई नहीं पड़ता है, बहरा है या कुछ भी कह ले, दिव्यांग है, तो उसे अगर सामने, उसके सामने अगर टेलीविज़न रख दिया जाए, कंप्यूटर के कुछ चीज़ रख दी जाए और उससे सिखाया जाए, मानचित्र रख के कुछ बताने का प्रयास किया जाए या कोई मॉडल या कोई नमूना उनके सामने रखा जाए, तो भी वो कुछ ना कुछ सीखेंगे उससे, उनसे वो अधिगम प्राप्त करेंगे, वो सीखेंगे। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। हम आगे चलते हैं। देखिए, शैक्षिक सामग्री को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो श्रव्य साधन, दृश्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे
श्रव्य सामग्री के बारे में, जिससे कि हमें सुनाई देता है। तो पहला है रेडियो। रेडियो से जो है हम शिक्षा भी लेते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, अपना गाना सुनते हैं और कई शैक्षिक कार्यक्रम उसमें प्रसारित होते हैं। ठीक है, तो इससे जो है बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं और शिक्षक को बालकों को रेडियो तो सुनाना ही चाहिए, साथ में उससे प्रश्न भी करते रहना चाहिए, जिससे कि उनको पता चलता रहे कि रेडियो पे जो उनको प्रोग्राम सुनवाया गया है वो कितना बच्चों को आया है, या कितना उनको शिक्षा जो है पढ़ने में या सुनने में कितना वो अधिगम प्राप्त कर सके हैं। ये सारी बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए, उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए, तभी जाकर जो है ये सामग्री पूर्णतया सफल हो पाएगी शिक्षण कार्य के लिए। फिर इसके बाद ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन को देखेंगे। ग्रामोफोन ये आपको दिखाई पड़ रहा है चित्र में। देखिए, ग्रामोफोन जो है ये पुराने समय में प्रयोग किया जाता था, भाषणों के लिए या गाना किसी को सिखाना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता था। और जो लिंग्वा फोन है उसमें आपकी जो भाषा शैली है, उच्चारण शैली है, उसको सुधारने के लिए प्रयोग में लाते थे, इससे भी मात्र सुनाई पड़ता था। अब जैसे टेप रिकॉर्डर है, तीसरा जो है टेप रिकॉर्डर है। इसमें क्या करते हैं लोग, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं, भाषण रिकॉर्ड कर लिया, या किसी नेता का भाषण हो गया या कोई लेक्चर हो गया उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। जैसे कोई बच्चा क्लास में अनुपस्थित है, उसको दोबारा जो है उसको सुना दिया गया वही रिकॉर्डिंग, तो वो कुछ ना कुछ उससे सीख लेगा। यदि कोई रेडियो प्रोग्राम आ रहा है, इसी टेप रिकॉर्डर से उसको रिकॉर्ड करके अगर सुना दिया जाए तो भी बालक जो है सीखेंगे। अब होता क्या है कि कभी कभी जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई भी भाषण हो गया, वो 9 बजे अगर रात को प्रसारित हो रहा है तो उस समय तो कोई क्लास तो चलती नहीं होगी। तो बच्चों को ये सुविधा प्रदान करनी चाहिए कि 9 बजे का जो प्रोग्राम आ रहा है या रात्रि का कोई प्रोग्राम आ रहा है उसको टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके सुबह जो है कक्षा के समय बच्चों को सुनाकर प्रधानमंत्री की बातें उनको सुना देनी चाहिए, जिससे कि उनका जो है ज्ञानवर्धन हो सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, अधिगम प्राप्त कर सके। आगे चलते हैं। फिर हम दृश्य सामग्री देखेंगे। दृश्य सामग्री में यहाँ वास्तविक पदार्थ रखा गया है, रियल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर ट्रायंगल, बच्चे को अगर ट्रायंगल के बारे में बताना है, स्क्वायर के बारे में बताना है, किसी केमिकल के बारे में बताना है, किसी पत्थर के बारे में बताना है, तो उसका एक मॉडल तैयार करके एक या फिर उसी का जो है एक पदार्थ उनके सामने रखेंगे और बच्चों को जब दिखाएंगे तो आराम से जो है देखकर सीख सकते हैं। जैसे देखिए कोन देख लीजिए, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें, रेक्टेंगुलर, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रखी हुई हैं। मॉडल पत्थर हो गए, तमाम प्रकार के जो है ऑब्जेक्ट हो गए, ये इन सारी चीज़ों को अगर आप बच्चों के सामने दिखाएंगे तो बच्चे आराम से सीख जाएंगे। हालांकि उनको व्याख्यान देते रहिए, अगर उनके दिमाग में उनकी कल्पना शक्ति अगर उतनी तेज नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर, क्यूब या किसी पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं समझ पाएंगे जब तक वो देखेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे स्वयं से। तो अब जो है ये वास्तविक पदार्थ की बातें हो गई। दूसरा है नमूना। नमूने जो है, मॉडल्स जो हैं, वो अक्सर आप देखेंगे कि कक्षा के संग्रहालयों में रखे होते हैं, एक पारदर्शी केस में रखे जाते हैं। एक जैसे कि कोई बालक ताजमहल नहीं देखने जा सकता तो उसे आप एक छोटा जो है ताजमहल का मॉडल बनाकर आप कक्षा के या स्कूल के म्यूजियम में रखेंगे और वहाँ पे लेकर जाएंगे, उसको दिखाएंगे, तो ताजमहल महल की मौलिक आकार और उसका आभास कर सकता है। अब जैसे कि ये आपके सामने स्तूप रखा हुआ है, स्तूप का मॉडल है। यदि बच्चे को दिखाएंगे तो आप वो निश्चित ही ये समझ पाएगा कि स्तूप किस तरीके से बनता होगा या उसका आकार किस प्रकार से होता है। ये सारे
जितने भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं सभी म्यूजियम में रखे हुए हैं, ये भी म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो बच्चों को यदि म्यूजियम का जो है ट्रिप कराया जाए, किसी म्यूजियम में ले जाकर उनको दिखाया जाए, तो बहुत कुछ वो जो है किताबी ज्ञान को जो है अनुभव कर सकते हैं वहाँ पे मौलिक रूप में। तो इसलिए जो है नमूने जो है ये हमको दिखाई पड़ते हैं, सुनाई तो पड़ते नहीं, तो इसलिए इनको दृश्य सामग्री में रखा गया है। अब चित्र के बारे में बात करेंगे। चित्र भी हमको दिखाई पड़ता है, उससे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। क्लासरूम में आपने देखा होगा भांति भांति के प्रकार के चित्र रखे होते हैं और रखना भी चाहिए। जैसे कि अभी भगत सिंह के बारे में ही हम बता रहे हों या गांधी जी के बारे में बता रहे हों, तो बच्चों को उनकी कम से कम उनका जो रूपरेखा है, उनका मुखमंडल है, कम से कम याद हो जाए। ऐसा प्रयास करने के लिए आपको चित्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी अब तो आएंगे नहीं, तो वो फोटो आप लगा देंगे तो बच्चे इतने कम कल्पनाशील हो जाते हैं कि कम से कम फोटो से वो महात्मा गांधी जी को या चंद्रशेखर आज़ाद जी को, भगत सिंह जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को आराम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और उनके बारे में आप कुछ भी बताएंगे ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ के और लोगों को भी बताना शुरू कर देंगे कि हाँ भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, ये सारी चीज़ें। और वैसे अगर आप बताएंगे बगैर किसी चित्र के, तो वो निश्चित तौर पर संभव है कि भूल जाए उन सारी बातों को। तो इन चित्रों का प्रयोग हम भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, भाषा, बागवानी आदि में कर सकते हैं। यहाँ पे शिक्षकों को ये कार्य करने चाहिए, चित्र लगाकर जो है बच्चों को सिखाना चाहिए। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई कि इनसे चित्र से क्या क्या हो सकता है। तो नवीन पाठ की प्रस्तावना को स्पष्ट किया जा सकता है। किसी प्रकरण को प्रारंभ करने के पहले हम इसको दिखा देंगे तो थोड़ा एक रूपरेखा, एक कल्पना शक्ति जो है बढ़ जाएगी बालकों की। किसी कठिन तथ्य को स्पष्ट करने के लिए, पाठ के विकास हेतु, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चित्र का प्रयोग करते समय शिक्षक को निम्न बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या क्या ध्यान देना चाहिए भाई? देखिए, जो चित्र कक्षा में उपयुक्त स्थान पर जो टांगे जाए, यानी कि अच्छे जगह पे टांगे जाए जहाँ से बच्चे उसको देख सकें, उसको समझ सकें। ये शिक्षकों के लिए है कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए। उपयुक्त जगह पे उसको टांगा जाए, उसको सही समय पर प्रदर्शित किया जाए, मतलब उसको दिखाया जाए सही समय पर। ये नहीं कि जब बच्चे चले जाएं तो लास्ट समय पर जो है मूवमेंट पे उसको दिखाया जाए। शुरुआती पाठ के शुरू करने से पहले ही उस चित्र को एक बार दिखा देना चाहिए बच्चों को। जैसे अब भगत सिंह के बारे में बता रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बता रहे हैं, या एरोप्लेन के बारे में बता रहे हैं, या इंडिया गेट के बारे में बता रहे हैं, गाय के बारे में बता रहे हैं, तो कुछ भी आप बताने जा रहे हैं तो एक रूपरेखा, एक चित्र में जो है आप उसको बताने का प्रयास कीजिए। चित्र अच्छे जगह लगा होना चाहिए, सामने लगा होना चाहिए, स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पे और सारी बातें लिखी हुई हैं कि खड़खड़ाना नहीं चाहिए, शिक्षक को देखने के लिए उपयुक्त समय देना चाहिए, चित्र का उपयोग समाप्त हो जाने पर उसे उतार कर उचित जगह पे रख देना चाहिए। सही बात है, उचित जगह रख देना चाहिए, नहीं बच्चे होते हैं शरारती, वो निकाल उकाल के फाड़ वाड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें बातें पाठ में अधिक चित्र प्रदर्शित न किए जाएं, ज़्यादा चित्र प्रदर्शित नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? नहीं तो इससे जो है भटकन पैदा हो जाती है, भटकाव एक प्रकार से हो जाता है। तो पुनरावृत्ति के स्तर पर विकासात्मक चित्र नहीं रहने चाहिए। ये सारी बातें आपने देखी, ये शिक्षक के लिए है। अब चार्ट के बारे में बात करते हैं। चार्ट आपने देखा होगा, तुलनात्मक अध्ययन के लिए चार्ट बहुत ही आवश्यक है। इस साधन का उपयोग विषय के क्रमिक विकास को दिखाने के लिए किया जाता है। पाठ की आवश्यकता अनुसार शिक्षक को अधिक से अधिक स्वयं ही चार्ट तैयार करके छात्रों को दिखाना चाहिए। बड़े सरल तरीके से होना चाहिए और स्पष्ट सुडौल होना चाहिए चार्ट। अब जानते हैं भूगोल में, इतिहास में, नागरिक शास्त्र, गणित आदि में तो चार्ट जरूरी है। अब गणित में आपने देखा होगा कि रेक्टेंगुलर, क्यूब, ये सब चीज़ें आप जब बनाएंगे, ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें जो है आपको मैप में दिखाना पड़ेगा। इतिहास में खास करके तुलनात्मक अध्ययन कराने के लिए जो है चार्ट बनाना पड़ता है। कालक्रम निर्धारण करने के लिए जो है
चार्ट बनाना पड़ता है। तो चार्ट जरूरी है। फिर इसके बाद रेखा चित्र तथा खाके। ये रेखा चित्र और खाके जो है अध्यापक स्वयं बनाते हैं। जब उनके पास चार्ट मानचित्र नहीं होता तो स्वयं ही बनाते हैं वो, ब्लैक बोर्ड पर या श्याम पट पर बनाकर, जैसे मैप बना दिया या कोई ग्राफ बना दिया, तो अपने हिसाब से प्रतीक चिन्ह कोई बना दिया। शिक्षक द्वारा कोई भी कुछ भी ऐसा खाका, ऐसा रेखा चित्र बनाना जिससे कि बच्चों को आराम से कुछ सिखाया जा सके, प्रभावी बनाया जा सके। फिर इसके बाद ग्राफ। ग्राफ भी जो है तुलना करने के लिए ही होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं फोटो में। ग्राफ चार्ट लगा दीजिए। इसके बाद आप बताइए कि इस देश की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, इस देश की पॉपुलेशन इस साल में इतनी बढ़ी, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे उसमें। सातवां है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, शिक्षक बुलेटिन बोर्ड पर चित्र, ग्राफ, खाके आदि खींचकर देश की वर्तमान परिस्थिति के बारे में छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सकता है, किंतु मानसिक योग्यता के अनुसार। जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर जो सारी बातें लिखी जाएं, बुलेटिन टाइप का, मतलब कि उसका पूरा पैराग्राफ नहीं, एक लाइन में जो है कुछ टॉपिक पर बात कर ली जाए। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बुलेटिन बोर्ड पे बुलेटिन उस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए और उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार हो। कि अगर नर्सरी या यूकेजी का या किंडर गार्डन का लड़का है तो उसको 12वीं कक्षा के बालकों का टॉपिक नहीं देकर जो है उनका बुलेटिन नहीं तैयार करके देना है। योग्यता अनुसार उनका बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए। ये बातें दी गई हैं। मानचित्र, ये भी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। मानचित्र द्वारा आपका पॉलिटिकल मैप आप दिखा सकते हैं, फिजिकल मैप दिखा सकते हैं, देशों की आकृतियाँ, सेना, मतलब कि क्या कहते हैं, सरहदें दिखा सकते हैं, समुद्र, महासागर और कॉन्टिनेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में जो बात हम करेंगे वो मैप ही लगा कर बात कर पाएंगे, नहीं तो आसान नहीं होगा बालकों को सिखाना। तो ये सारी बातें। फिर संग्रहालय। मैंने संग्रहालय के बारे में एक प्रकार से बता ही दिया था, जहाँ नमूना वमूना रखा जाता है। हालांकि ये संग्रहालय भी अधिगम का एक सोर्स हो सकते हैं। शिक्षण कार्य के लिए एक सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है इनको। बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो अपने बच्चों को फ्री में जो है म्यूज़ियम, विभिन्न जगहों के म्यूज़ियमों में ले जाते हैं दिखाने के लिए, ताकि वो जो अपनी किताबी ज्ञान है उसका मौलिक आभास ले सकें, मौलिक ज्ञान ले सकें, अनुभव कर सकें कि हाँ किस तरीके से वो सारी वस्तुएं हैं। खास करके इतिहास के छात्रों के लिए तो म्यूज़ियम बहुत ही आवश्यक है। फिर इसके बाद जादू की लालटेन। जादू की लालटेन एक प्रकार से कैमरे टाइप का ही होता है, लेकिन वो कैमरा होता है, प्रोजेक्टर मान लीजिए उसको, लेकिन वो बहुत पुराना मतलब पुराने समय की चीज़ है। इधर यहाँ पे लालटेन लगा दिया जाता, लैल्टर्न लगा दिया जाता था, जिसकी रोशनी से इधर जो है एक फोकस बनता था और यहाँ पर एक शीशे का स्लाइड लगा दिया जाता था, जिससे दीवार पर एक फिगर बन जाता था। बाद में इसमें थोड़ा सा मूवेबल, जैसे मूव करता था कुछ चीज़ें, तो लालटेन आप सर्च करके देख लीजिएगा। इसको इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ कि एक प्रकार से पुराने ज़माने का प्रोजेक्टर मान लीजिए उसको। तो उससे भी पुराने समय में बच्चों को या लोगों को सिखाया जा सकता था, सिखाया जाता था कुछ भी। फिर इसके बाद स्लाइड के बारे में भी वही सारी चीज़ें हैं। शीशे की स्लाइड होती थी, पर्दे पे दिखाया जाता था, वही लालटेन वाला। ये थोड़ा सा बड़ा होता था, पीछे से फोकस मारते थे, स्लाइड पीछे से फोकस मारा, यहाँ पे जो स्लाइड में कुछ भी बना होगा चित्र, जो भी जानवर का चित्र या जंगल कुछ भी बना होगा स्लाइड पे, तो वो सारी के सारी जो परछाइयाँ हैं वो जाकर एक जगह पर फोकस हो जाएंगी।
और एक अलग ही बड़ा सा चित्र बनेगा। स्लाइड भी अधिगम का जो है साधन हो सकता है, शैक्षिक साधन हो सकता है। 12वीं जो फिल्म स्ट्रिप तथा चित्र दर्शक, ये भी प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्टर आप जानते हैं कि पीछे लगा दीजिए और इस पे जो है रील चलती रहती है, पूरा फोटो आपको दिखाते रहते हैं। खास करके जब कॉन्फ्रेंस होता है उस समय, या किसी मुद्दे पर बात करते हुए जो है लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टर का। खास करके आप कोचिंग क्लासेस में ज़्यादा ही प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। फिर चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र द्वारा छोटी छोटी वस्तुओं व सामग्री को कमरे में अंधेरा करके पर्दे पर बिना स्लाइड बनाए बड़ा करके दिखाया जाता है। चित्र विस्तारक यंत्र के द्वारा नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास व भूगोल आदि विषयों को रोचकपूर्ण ढंग से पढ़ाने में शिक्षक सफल होता है। अब आते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि वो वस्तुएं जो दिखाई भी दें और सुनाई भी दें, वो उपकरण जिनका प्रयोग शिक्षण कार्य में होता है, जो दिखाई भी पड़ती हैं और सुनाई भी पड़ती हैं। जैसे कि चलचित्र, सिनेमा। थिएटर जाते ही हैं आप, फिल्म देखते ही हैं, उस पर अगर कोई अच्छी फिल्म लगाई जाए, जैसे कि कोई देशभक्ति की फिल्म लगा दी जाए, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगा दी जाए, यदि उसको आप देखेंगे, या कोई विदेशी फिल्म को लगा दिया जाए, तो आप विदेश के कल्चर को जानेंगे, समझेंगे, देश के कल्चर को जानेंगे, समझेंगे, अगर यहाँ की देसी फिल्म लगाएं तो। उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगाएंगे तो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बनी होगी या किसी घटना विशेष के ऊपर वो फिल्म बनी होगी, तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सिनेमा भी जो है शिक्षण कार्य में सहयोगी हो सकता है। टेलीविज़न, विभिन्न प्रकार के चैनल हैं जो कि ज्ञानवर्धन कार्यक्रमों को जो है प्रसारित करते हैं अपने चैनलों पर, और उनसे हमको बहुत ही अच्छी ज्ञान प्राप्ति होती है। जैसे कि अब आप आज के समय में संसद टीवी ले लीजिए। संसद टीवी जो है भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर आपको लोकसभा, राज्यसभा से जुड़ी हुई बातें मिल जाएंगी। कौन से जो है बिल पास किए गए, या भाषण क्या हुआ, सत्र कौन से चले, ये सारी बातें जो है वहाँ से पता चल जाती हैं। और भी बहुत सारी मुद्दे जो है, इतिहास के मुद्दे उठा लेंगे, किसी इतिहास के कोई टॉपिक उठा लेंगे, वो सब लोग तो बताते रहते हैं, जिससे कि अधिगम होता रहता है, लोगों को कुछ सीखने को वहाँ से मिलता रहता है। फिर इसके बाद समाचार संबंधी फिल्म, वही डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने बताया, तो वही सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ड्रामा। ड्रामा कौन नहीं जानता, स्कूली बच्चे ड्रामा करते हैं, उनका एक रिहर्सल होता ही है, साल में एक एनुअल फंक्शन होता है, वहाँ पे ड्रामा होता है, तो उससे भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं। एक तो जो बच्चे वहाँ पे ड्रामा करते रहते हैं, वो स्वयं सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो उनको रिसर्च करना आ जाता है, पढ़ना आ जाता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना आ जाता है, एक दूसरे से सहयोग करना आ जाता है। फिर दूसरा, जो सामने बैठे हुए हैं या उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं या और सारे जो बच्चे बैठे हुए, उनको देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि अभी गौदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की गौदान है, अगर उसके ऊपर कोई नाटक बनाया जाए, तो भले कोई गोदान नहीं देखा है, एक गोदान देखा नहीं, मतलब कहीं कोई गोदान पढ़ा नहीं है, लेकिन उस ड्रामा को देखने के कारण उनको उस प्रकरण के बारे में, जिस प्रकरण पर वो नाटक बना रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, उसका ज्ञान हो जाएगा उनको, और बहुत ही स्थायी रूप पे ज्ञान होगा, बहुत लंबे समय तक उनको जो है इसके बारे में जानकारी रहेगी। तो ड्रामा भी जो है बहुत ही आवश्यक है बच्चों के विकास के लिए, उनके शिक्षण कार्य के लिए। ड्रामा खास करके इतिहास में, साहित्य
के क्षेत्र में यहाँ पर तो करना ही चाहिए। जैसे कि कोई हिंदी के साहित्य के पात्र को लेकर बनाया जा सकता है, इतिहास के किसी पात्र को लेकर जो है ड्रामा किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें। फिर अब हम बात करें कि श्रव्य विवाद दृश्य सामग्री के प्रयोग से क्या लाभ है। देखिए, इसके द्वारा शिक्षण को प्रेरणा मिलती है। इसके द्वारा बालकों को सीखने वाली सामग्री तार्किक व सुव्यवस्थित ढंग से दी जाती है। देखिए, तर्क करना भी आ जाता है, क्योंकि आपके पास जो है रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, मानचित्र है। तो जब आप उनके सामने इसको रखते हैं तो बच्चों को कल्पना तो करना आता ही है, साथ में एक कंपेयर करना भी आता है, तर्क करना भी आ जाता है, रुचिकर हो जाता है, स्पष्ट विचार बन जाते हैं बालकों के। ज्ञान जो है स्थायी होता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, जब रुचिपूर्ण हो जाएगा कोई चीज़ तो बहुत ही आनंदित रूप में बालक उसको कार्य करते हैं, क्रियाशील होकर कार्य करते हैं, जिससे कि उनका ज्ञान जो है वो स्थायी हो जाता है। मतलब लंबे समय तक वो ज्ञान या वो शिक्षा जो है याद रहती है। अब यहाँ पर बात इन्होंने कहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कहाँ करें, कहाँ किया जाए। जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि कक्षा में ना लाया जा सके, जैसे ताजमहल, लाल किला, हाथी, घोड़े, शेर आदि। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कक्षा में ताजमहल लाकर तो दिखाया नहीं जा सकता, या इसके लिए क्या करना होगा, बच्चों को ताजमहल के पास लेकर जाना होगा, तभी उसको मौलिक आभास होगा, उसका अनुभव होगा। इसलिए करते क्या है कि नमूने को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैंने बताया कि म्यूजियम में जो नमूने रखे होते हैं, जैसे कि स्तूप का नमूना हो गया या ताजमहल का नमूना हो गया, उसको देखकर बच्चों को जल्दी जो है उसका अनुभव हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी स्कूल के लोगों को भी करना चाहिए। प्रत्येक विद्यालयों में एक म्यूजियम होना ही चाहिए, जहाँ पर ऐसे नमूने रखे जाएं, पाठ से संबंधित नमूने जरूर रखे जाएं। अब दूसरा है यहाँ पे जीवित वस्तुओं की निरंतर विकास की आवश्यकता को दिखाने के लिए, जैसे मक्खी मच्छर का बढ़ना। अब यहाँ पर एक एक्वेरियम एक होना चाहिए, एक छोटा सा, जिसमें मछलियाँ पाली जाएं, बच्चों को दिखाया जाए कि देखिए इतने दिन में इतनी बड़ी हुई, इतना बड़ा हुआ। ये सारी चीज़ें जीवित वस्तुओं की आंतरिक क्रियाओं को दिखाने के लिए, जैसे रक्त संचार, पाचन क्रिया आदि, इसको भी दिखाने के लिए आप मॉडल रख सकते हैं। किन्हीं दूर देशों के रीति रिवाजों तथा परंपराओं को बताने के लिए, दूर देश के रीति रिवाजों तथा परंपराओं को बताने के लिए भाई हमको चलचित्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, मानचित्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमको सिनेमा का, टेलीविज़न का, रेडियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें कार्यक्रम आएंगे, दूर देशों के बारे में बताएंगे, तो बच्चे इसमें आराम से जान सकते हैं। फिर इसके बाद अत्यधिक छोटी वस्तु को जिसको आसानी से न देखा जा सके, एटम बम जैसे दिखाना। अत्यधिक तीव्रगामी वस्तु जैसे रेलगाड़ी तथा हवाई जहाज आदि को दिखाने के लिए वही सारी मॉडल, मानचित्र, सिनेमा पर जो भी चीज़ें एक कक्षा में उपलब्ध नहीं हो सकती, या बच्चों को ले जाना पड़ेगा दूसरी जगह पर, जिससे कि समय और पैसे की बर्बादी होगी। इससे बढ़िया कि उनको सामने मॉडल रख दिया जाए या चित्र पे दिखा दिया जाए, बस उनको सिखाना है, उनको अधिगम कराना है, तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने के लिए हम कुछ सहायता लेते हैं। तो जो सहायता लिया जाता है वो उन उपकरणों से भी लिया जाता है। तो वही उपकरण जो है हमारे सहायक सामग्री हो जाते हैं शिक्षण कार्य में। तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। अब जो है श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। सहायक सामग्री का प्रयोग उसी स्थान पर किया जाए जहां उसकी आवश्यकता हो। अनावश्यक जो है इनका प्रयोग ना करें, नहीं तो भटकाव पैदा होगा, बच्चे जो है आलसी हो जाएंगे। जब उनको नहीं समझ में आ रहा है या तो उनको अच्छे तरीके से हमको समझाना है, तब इसका प्रयोग करें। बार बार या अनावश्यक उन चीज़ों को प्रयोग करेंगे अगर, तो शिक्षक भी आलसी हो जाएगा और बच्चे भी जो है जो उनमें लगातार रुचि की जो भावना बनी रहती है वो भी थोड़ा सा स्थिर पड़ती रहेगी।
सहायक सामग्री का प्रयोग बालकों की रुचि जागृत करने के लिए प्रस्तावना प्रश्नों के समय किया जा सकता है। जब आप प्रस्तावना रखें, मतलब जब प्रस्तावना उसमें हो, प्रस्तावना कहते किसको हैं, जहाँ पर जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आप प्रश्न कुछ रखेंगे, प्रश्न आप पूछेंगे कि ये प्रश्न है। जैसे आप राष्ट्रपति पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न आप बताएंगे कि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी कौन है। तो एक प्रश्न आप रखेंगे तो लड़कों में जो है, बच्चों में जो है वो एक रुचि पैदा होगी कि हाँ कौन हो सकता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। तो प्रस्तावना जब रखते वक्त में आपको चित्रों का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको नमूनों का इस्तेमाल करना चाहिए। उस समय इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाठ के सूक्ष्म तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुतिकरण के समय सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। जब पाठ आप पढ़ाने लगे, पाठ आप प्रस्तुत करने लगे, तब आप जो है अपने सूक्ष्म शिक्षण के दौरान जो है इसको करते रहिए, थोड़ा थोड़ा दिखाते रहिए, प्रश्न करते रहिए, प्रश्न पूछें, इसके बाद उत्तर के समय जो है आप चित्र दिखा दीजिए, कुछ दिखा दीजिए। यह देखने के लिए कि बालकों ने पाठ को कितना ग्रहण किया है, पुनरावृत्ति प्रश्नों के समय सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। वही चीज़ मैंने अभी बताया कि जैसे आप थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ाया या थोड़ा सा कुछ पढ़ाया आपने, उस पर आपने प्रश्न पूछा बालकों से, बालकों ने बता दिया। यदि नहीं बता पाए तो आप मानचित्र दिखाइए या कुछ और दिखाइए, जिससे कि उनको पुनः जो है स्मरण हो जाए उनको। सहायक सामग्री का प्रयोग केवल उसी समय किया जाए जबकि उसकी नितांत आवश्यकता हो। सहायक सामग्री कक्षा में तब तक दिखाई जाए जब तक कि उस पर चिंतन न कर लें। मतलब एक तो दिखाइए तब जब आवश्यकता हो, और जब आवश्यकता आ ही गई है तो ठीक से दिखाइए, बार बार दिखाइए, जिससे कि बच्चों को वो चीज़ भूले ना। ठीक है, अब जो है ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ बीएड के अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।